Hello everyone, my name is Jyoti Malik and I'm UGC qualified and UGC NET qualified and qualified cost accountant। आज हम पिछले लेक्चर में हमने किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, उसके यूजेस क्या होते हैं और उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं। आज हम करेंगे कि कैश फ्लो एक्टिविटीज़ जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है उसको क्लासीफाई किया जाता है 3 एक्टिविटीज़ में। एक होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी होती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैश फ्लो होता क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कितना कैश आया और कितना कैश बिजनेस के अंदर गया, उसके सोर्सेज और उसके एप्लीकेशन। सोर्सेज का मतलब होता है कहाँ किस जगह से पैसा आता है और किस जगह पे पैसा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब होता है कहाँ से पैसा जाता है, वो बताती है। ये कैश फ्लो एक पर्टिकुलर पीरियड टाइम में कैश में बैलेंस शीट, दो बैलेंस शीट डेट के बीच में कैश में चेंज होने वाले चेंज के रीज़न को बताती है। नेक्स्ट होता है कैश फ्लो, इसको पास्ट के लिए प्रेजेंट के लिए ये हिस्टोरिकल इन नेचर होती है और ये हमें बताती है कि अलग अलग एक्टिविटीज़ से कितना कैश आया और कितना कैश गया। फर्स्ट होती है इसकी एक्टिविटी, फर्स्ट होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती है जिनको रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी भी बोला जाता है और इसके अंदर कई तरह की ट्रांजैक्शंस आते हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है और जिसके कारण से हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है कि बिजनेस को, एंटरप्राइज को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। फर्स्ट होती है इसके अंदर कई तरह की रिसिप्ट होती हैं जैसे पैसा आता है कहाँ से पैसा आ सकता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। जैसे गुड्स सेल किए आपने, या फिर अगर बिजनेस आपका सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली वो कैश रिसिप्ट के अंदर आ जाएगा। और कैश रिसिप्ट कहाँ से है, अगर आपने रॉयल्टीज़ हैं, रॉयल्टी पे की है, रॉयल्टी रिसिप्ट की है। रॉयल्टी रिसिप्ट मतलब फॉर एग्जांपल आपने अगर प्रोडक्शन यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है, या फिर ये लगा लो कि आपने कोल माइंस है, फॉर एग्जांपल माइंस हैं, माइंस को अगर आपने रेंट पे दे दिया है और उसके लिए उसकी एक्सचेंज में आपको रॉयल्टीज़ मिली है या फिर फीस मिली है, कमीशन मिला है सर्विसेज देने या फिर के लिए, या फिर मतलब रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो वो हमारी रिसिप्ट के अंदर आएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती हैं जो मेन बिजनेस एक्टिविटी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पेन का प्रोडक्शन करने का बिजनेस कर रहे हैं तो पेन की जो सेल से जो पैसा आता है वो हमारा जो होता है वो रेवेन्यू होता है, और जो हमारा पेन सेल जो होती है, पेन की जो सेल की हमने, वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर। थर्ड होता है कैश पेमेंट। अगर हमने कैश पेमेंट की है सप्लायर्स कौन होते हैं, जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, तो अगर हमने उनको पेमेंट की है, कैश सप्लायर्स को पेमेंट की है या फिर गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट की है, तो वो जो है वो कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा, लेकिन वो माइनस किया जाएगा। कैश पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज, अगर हमने एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे किसी को कैश पेमेंट किया, फॉर एग्जांपल ये सैलरी पे की है, तो वो जो होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा। इसके बाद अगर कोई इंश्योरेंस एंटरप्राइज है, अगर उसको कैश रिसिप्ट होता है, जैसे प्रीमियम रिसिप्ट होता है, या फिर कैश पेमेंट है, कैश पेमेंट उसने की है, एन्यूटीज़ वगैरह की है, तो उस केसेस में उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। लेकिन याद रखना कि ये जो प्रीमियम होता है ये इंश्योरेंस एंटरप्राइज का है, क्योंकि इंश्योरेंस एंटरप्राइज का जो मेन बिजनेस होता है वो इंश्योरेंस करना होता है, और उसमें जो प्रीमियम रिसिप्ट होता है वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा, क्योंकि वो उसकी मेन बिजनेस एक्टिविटी है। नेक्स्ट होता है कैश पेमेंट या फिर इनकम टैक्सेस का रिफंड जो होता है, जब तक उसको फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में नहीं लिया जाता तब तक उसको इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रखा जाएगा। नेक्स्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि वो एक्टिविटी जिसके अंदर हम लॉन्ग टर्म एसेट्स को सेल कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म एसेट्स कौन सी होती है? लॉन्ग टर्म एसेट्स जैसे फिक्स्ड एसेट्स होती है, लैंड होती है, बिल्डिंग होती है, या फिर प्लांट मशीनरी होती है। ये वो एसेट्स होती है जो रिसेल पर्पज़ के लिए नहीं होती हैं, बल्कि ये बिजनेस में प्रोडक्शन के लिए होती है और लंबे टाइम तक यूज़ की जाती हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो होती है जब लॉन्ग टर्म एसेट को या फिक्स्ड एसेट को परचेज किया जाता है या सेल किया जाता है, तो उन एसेट्स को परचेज करना या सेल करना ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। हम इन्वेस्टमेंट में दो तरह की होती हैं, जो एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगी अगर उसकी सेल परचेज हो रही है। लेकिन अगर वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटी है, तो वो हमारी करंट एसेट्स में आती है और वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में नहीं आएगी। नेक्स्ट होता है कैश पेमेंट टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट। अगर आपने कैश को पेमेंट किया है आपने फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर आएगी। दूसरा होता है कैश रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर आपको कैश रिसिप्ट हुआ है,
अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया है तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएंगी। उसके बाद कैश पेमेंट अगर आपने की है, किस किस के केस में कैश पेमेंट की है, जैसे शेयर्स है, वारंट्स है। अगर आपने शेयर है या वारंट्स है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, उनको एक्वायर किया है तो डेफिनेटली आपको आपने कैश पेमेंट की है और कैश पेमेंट की है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएंगी। इसी तरह अगर आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट की है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएगी। और अगर आपने कोई भी एसेट अगर एक्वायर किया है तो वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएंगी। नेक्स्ट होती है कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो होती हैं जिसके कारण हमारे बिजनेस की वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके कारण हमारी कैपिटल में चेंज आता है या बोरोविंग्स में चेंज आता है। कैपिटल वो होती है जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाया जाता है शुरू करने के लिए, और बोरोविंग्स वो होती हैं जब हमें बाहर से पैसा लेने की ज़रूरत होती है। अगर उनमें चेंज आता है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती है। इसमें क्या क्या होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, जैसे हम लोगों ने पैसा लिया, पैसा कहीं से इशू, जैसे हमने शेयर इशू किए वहाँ से पैसा आता है, या फिर हमने डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किए तो वो जो पैसा आया है वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में प्लस होगा। दूसरा होता है कैश रिसिप्ट या फिर डिवेंचर है, लोन्स है, जो भी पैसा आ रहा है उसको जो होता है उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और जो भी रीपेमेंट्स की गई हैं जैसे बोरोविंग की गई है, बायबैक ऑफ शेयर्स है। बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब होता है जब कंपनी अपने शेयर्स को खुद ही खरीद लेती है, या फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करती है, जब कंपनी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करती है। डिवेंचर्स होते हैं, नोट्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, इनकी अगर रीपेमेंट करती है तो वो जो है वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगी। कैश पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, अगर आपने इंटरेस्ट या डिविडेंड की पेमेंट किया तो डेफिनेटली अगर तो वो जो होती है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आती है। फॉर एग्जाम्पल एक वो है कैश फ्लो में अगर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है और कैश आउटफ्लो जो है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली। अगर रिसीव्ड हुआ है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड से कैश रिसीव्ड हुआ है तो वो अलग एक्टिविटीज़ में आएगा, और अगर उसकी पेमेंट किया तो वो अलग में आएगा। कैश इनफ्लो फ्रॉम द इंटरेस्ट एंड डिविडेंड शुड बी शोन इन द कैश फ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखिए अगर हमने कहीं भी इन्वेस्टमेंट की और वहाँ से अगर हमें पैसा मिल रहा है, बैंक में लगा लीजिए हमने पैसा जमा करवाया, वहाँ से अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाएगा। लेकिन डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है तो वो भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से आएगा। लेकिन अगर हम आउटफ्लो कर रहे हैं इंटरेस्ट का और डिविडेंड पेड का तो वो जो है वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। This is all about today. If you have any doubt, please do your comment and I will try to solve your query, and please subscribe my channel. Thank you.